स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज सुबह 7 बजे मैं लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताऊंगा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टोडा इज अ कोस्टल ट्राइब ऑफ नीलगिरी हिल्स। They are famous for their embroidery, which has red and black thread work in geometric design. Toda embroidery does not have a geographical identification tag. Which of the statement given above are correct? इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है कि टोडा जो ट्राइब है उसके बारे में पूछा जा रहा है जो कि नीलगिरी हिल से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि उस एरिया में ये है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट आपसे ये बोला गया कि ये जो टोडा ट्राइब है, ये ट्राइब फेमस है एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए, यानी कढ़ाई बुनाई के काम के लिए काफी फेमस है। जो रेड और ब्लैक कलर के जो रंग के जो थ्रेड होते हैं उससे ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन जैसा कढ़ाई वर्क करते हैं, इसके लिए काफी फेमस है टोडा ट्राइब। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि टोडा एम्ब्रॉयडरी जो होती है ये इसे ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग नहीं दिया गया हुआ है, ये बोला गया है। तो नीचे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास ये ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, बी ऑप्शन है आपके 2nd and 3rd ओनली, सी ऑप्शन है आपके लिए 1st and 3rd ओनली, और डी में तीनों करेक्ट है, यानी कि 1, 2 and 3। तो आपके हिसाब से क्या है, एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर है इसका ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत है। क्या है देख लेते हैं। जो टोडा के बारे में जो बोला है, टोडा एक ट्राइब है जो कि नीलगिरी हिल्स के ऊपर है, और ये नीलगिरी जो है हमारी कंट्री का जो साउदर्न पार्ट है, यानी कि दक्षिण हिस्सा जो है वहां पे नीलगिरी हिल्स है। यानी कि ये अगर आप ये मैप ध्यान से देख रहे हैं तो इंडिया का मैप है, इसका लोअर पार्ट है यानी साउथ पार्ट है इंडिया का। यहाँ पे केरला है, और ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये यहाँ पे तमिलनाडु है, और थोड़ा ऊपर इस वाले एरिया में कर्नाटका हो जाता है इधर, और इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वगैरह स्टेट है। तो ये जो हिस्सा बन के आ रहा है, यानी कि ये थोड़ा बहुत एरिया केरला का, थोड़ा तमिलनाडु का और कर्नाटका का, ये जो एरिया आपका जो कॉमन एरिया बन के आ रहा है, इस एरिया में ये नीलगिरी हिल है, और वहीं पर ये टोडा ट्राइब जो है ये रहती है। अच्छा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये टोडा ट्राइब के बारे में बोला गया कि नीलगिरी हिल में, बिल्कुल सही है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि नीलगिरी हिल में जो वुमेन है वो एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए, यानी कि कढ़ाई बुनाई के काम के लिए काफी फेमस है, जो कि रेड और ब्लैक तरह के और कभी कभी ब्लू कलर का भी उसको वो डिजाइन बनाती है, अपने एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई बुनाई के काम करती है, इसके लिए काफी फेमस है। और थर्ड स्टेटमेंट में जो बोला गया कि टोडा एम्ब्रॉयडरी जो है कि टोडा के जो जनजाति जो कढ़ाई बुनाई का काम करती है, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग नहीं दिया गया बल्कि ये दिया गया हुआ है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गलत कैसे है, यहाँ जो नॉट बोला हुआ था ये नॉट गड़बड़ हो गया, डज नॉट हैव, बल्कि एम्ब्रॉयडरी वर्क को ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग दिया गया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द महाराणा प्रताप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी रिसेंटली महाराणा प्रताप की जयंती थी, और उस जयंती की वजह से अभी बैकग्राउंड में जाके आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कुछ इस तरह से फॉर्म किया जा सकता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ उदयपुर इन राजस्थान। राजस्थान में जो उदयपुर सिटी है वो उसके जो फाउंडर है वो थे महाराणा प्रताप, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया है द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट इन द 1576 बिटवीन द राणा प्रताप सिंह और मेवाड़ एंड राजा मान सिंह ऑफ अम्बेर हु वाज द जनरल ऑफ मुगल एम्परर अकबर। ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, जो बैटल हुआ था 1576 में, ये महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में हुआ था। तो ये जो राजा मानसिंह थे ये मुगल दरबार जो था, यानी कि मुगल जो शासक थे अकबर से ये अकबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लड़ाई कर रहे थे, और महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस लड़ाई में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना। ये 2 स्टेटमेंट है आपके पास, दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है आपको। आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट यानी 1 ओनली, बी है आपके पास 2nd ओनली, सी ऑप्शन है आपके पास बोथ 1 and 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है,
और डी ऑप्शन है आपके नाइदर वन नॉट टू, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। तो एक बार अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब महाराणा प्रताप की जयंती तो उसके बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया था इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि जो उदयपुर का जो फाउंडर है ये महाराणा प्रताप नहीं है। तो अब जान लेते हैं उदयपुर के फाउंडर कौन है, बल्कि ये उदय सिंह सेकंड जो थे, उदय सिंह सेकंड जो थे, ठीक है, जो कि महाराणा प्रताप के जो फादर थे उन्होंने उदयपुर को बसाया था। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो गलत हो गया, महाराणा प्रताप ने नहीं बल्कि उनके फादर उदय सिंह ने, ठीक है, उन्होंने इस सिटी को, इस नगर को बसाया था। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो आपसे बोला गया ये बिल्कुल सही है, यानी कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो हुआ था 1576 में, ये महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह के बीच में हुआ था, जो कि अम्बेर के राजा मानसिंह थे और जो महाराणा प्रताप थे वो मेवाड़ के थे, इनके बीच में आपस में युद्ध हुआ था। और महाराणा क्या नाम है, राजा मानसिंह जो थे ये अकबर को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, यानी कि ये मुगल के सल्तनत की तरफ से लड़ाई कर रहे थे, यानी कि अकबर की वजह से को रिप्रेजेंट करते हुए वो ये लड़ रहे थे इसे। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट में जो ये उदयपुर है ये उदय सिंह ने बसाया था, इसलिए उसका नाम भी उदयपुर हो गया। ठीक है, उदय सिंह सेकंड है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये, नाकुला पास समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन। आपसे नाकुला जो दर्रा है, नाकुला जो पहाड़ी है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये इसकी लोकेशन कहां पर है। यानी कि हमारे इंडिया में अगर है तो ये इंडिया, जब आपको जैसे ऑप्शन में चारों स्टेट इंडिया के ही दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है आपके पास जम्मू कश्मीर, सी आपके पास है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और डी आपके पास सिक्किम है। यानी कि चारों जो लोकेशन आपको दी गई चारों इंडिया की लोकेशन है, यानी कि इंडिया में तो है पर इंडिया में कहाँ है आपको ये बताना है। अब रिसेंटली ये न्यूज में भी था, ठीक है, न्यूज में भी था, काफी टाइम पहले न्यूज में भी था, इंडिया चाइना के बीच कुछ वॉर की कंडीशन हो गई थी एक बार, तो उसकी वजह से न्यूज में भी था काफी टाइम पहले। तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि इस तरह की लोकेशन थोड़ा जो अपने आप हाईलाइट हो गई है बीच में एकदम सडनली, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये इसकी लोकेशन क्या है, ये बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी यानी सिक्किम। जैसे ये आप मैप देख पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये जो लोकेशन है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये भूटान है और ये नेपाल और भूटान के बीच में जो ये स्टेट बना हुआ है सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम का जो नॉर्दर्न पार्ट है, सिक्किम का नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे ये नाकुला है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, इसे चिकन नेक भी बोला जाता है इंडिया की इस लोकेशन को। इस चिकन नेक के पास जो ये पॉइंट है नाकुला इसलिए बोला जा रहा है, ला का मतलब बुद्धिज्म में क्या होता है, पहाड़ी को बोलते हैं। ठीक है, तो नाकुला इस जगह का नाम है। ठीक है, तो इस जगह पे इंडिया और चाइना की आर्मी खड़ी हो गई थी। ठीक है, तो एक वॉर कंडीशन हो गया था 2017 के आसपास, एंड ऑफ द 2017 के आसपास। तो इस वजह से ये काफी न्यूज में था, इसलिए ये काफी हाईलाइट पॉइंट हो चुका है, जो कि इंडिया के अंदर है, सिक्किम के अंदर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका डी यानी कि सिक्किम हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा कुछ और भी लोकेशन है जो इंडिया चाइना में काफी मतलब जो टसल चलती रहती है कुछ इस तरह से। जैसे ये जो एरिया देख रहे हो, ये एक्चुअल में हम लोग शो करते हैं हमारा इंडिया का पार्ट है, बट एक्चुअल में ये जो पार्ट जो आपको ये वाला दिख रहा है ये हमारा नहीं है, ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है ये पार्ट। ठीक है, और ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने इसे ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी POK जो बोलते हैं, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा हुआ है, बाकी तो आपको पता ही है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि अंडर द सागरमाला प्रोजेक्ट इंडिया सीक्स टू डीपन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इट्स मैरीन नेबरहुड। यानी कि सागरमाला जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपसे स्टेटमेंट रखी गई है कि सागरमाला जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर इंडिया अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिलेशनशिप भी है, कोऑपरेशन जो है जो नेबर कंट्रीज के साथ है वो मरीन में, यानी कि समुद्री रूप से जो इंडिया के नेबर हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, इकोनॉमिक फॉर्म पे और सिक्योरिटी पॉइंट पे अपने अच्छे रिलेशन करने के लिए इंडिया एक प्रोग्राम लेके आई है, जिस प्रोजेक्ट लेके आई जिसका नाम रखा गया है सागरमाला प्रोजेक्ट। ये स्टेटमेंट 1 बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है कि अंडर सागर इनिशिएटिव। अब देख लीजिए, सागरमाला अलग है और अगर सागर इनिशिएटिव अलग है, दोनों में डिफरेंशिएट करके ही आपको टॉपिक समझना है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट में बोला जा रहा है कि भी ये इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है मरीन नेबर के साथ, और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है सागर इनिशिएटिव जो है इसका एम है, सागर इनिशिएटिव इंडिया एम्स एट होलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलोंग इट्स कोस्टल लाइन।
यानी कि इंडिया के जितने भी कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन के साथ जितने भी पोर्ट है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना हमारा टारगेट है इसके अंदर, सागर इनिशिएटिव के अंदर। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, जैसे क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। योर ऑप्शंस आर ए वन ओनली यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बी यानी कि सेकंड ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है, सी यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है आपसे बोला जा रहा है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सही आंसर क्या हो सकता है आपको अटेम्प्ट करना है एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो इसका जो सही आंसर है इसका डी यानी कि नाइदर वन नॉट टू। अब देख लेते हैं गलती क्या हो रही है दोनों स्टेटमेंट के अंदर। दोनों स्टेटमेंट में गलती ये हो गई, यानी कि जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है और दूसरा जो सागर प्रोजेक्ट है, ठीक है, सागर इनिशिएटिव है, दोनों में जो इसके जो फीचर आपसे डिस्कस किए गए उल्टे बता दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या किया है मैंने, इनको उल्टे रख दिए हैं। जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट है तो सागरमाला प्रोजेक्ट में क्या बोल दिया मैंने आपको कि ये इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए, उसको डीपन करने के लिए ये रखा गया, बल्कि ऐसा नहीं है। सागरमाला का जो टारगेट है, सागरमाला के अंदर ये है कि इंडिया के जो कोस्टल लाइन है, ये जो देख रहे हैं आप इंडिया का जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन में जो बड़े बड़े पोर्ट जितने भी है, ठीक है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप करना है, यानी उनको पोर्ट की मरम्मत और उसे मतलब इंटरनेशनल लेवल का पोर्ट बनाना है, और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लेके आया गया है कि सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं, ये कांदला, पोरबंदर, मुंबई, जेएलएन पोर्ट, ठीक है, इस तरह से जितने भी पोर्ट हैं ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ईस्टर्न रीजन जो है हमारा, ईस्टर्न कोस्ट लाइन है उधर ये पोर्ट है, और वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है हमारा इधर ये पोर्ट है, ठीक है। तो ये जितने भी पोर्ट है इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट लेके आ गया है सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। और सागर प्रोजेक्ट जो बोला गया, सागर इनिशिएटिव जो बोला गया है, इसका मेन टारगेट है कि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना विद मरीन नेबर के साथ। यानी कि जैसे मरीन नेबर का मतलब है, जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया के साथ कौन सी कंट्री है, यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, नीचे जाके मालदीव है, और इधर भी कुछ जो कंट्री है मालदीव, इधर के ना थाईलैंड वगैरह हो गए, जो भी मतलब कहने का मतलब ये जो हमारे जो हम लोग सी रूट से कनेक्टेड जितनी भी कंट्री है उसके साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा करना है। ये अच्छा करने के लिए उसे सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डीपन रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए सागर इनिशिएटिव लेके आया गया। और सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि जितने भी पोर्ट्स हैं, जो इसके कोस्टल लाइन पे जितने भी पोर्ट हैं, ठीक है, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो क्वेश्चन में क्या कर दिया गया था आपके लिए कि इसको इंटरचेंज करके, इनकी जो मतलब फीचर्स है इनको इंटरचेंज करके पूछ लिया गया था। यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। गलत क्यों हो गए, इसकी फीचर यहाँ लिख दिए गए, इसके फीचर यहाँ लिख दिए गए। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो गया, यानी कि नाइदर वन नॉर टू। ये चीज आपको याद रखना, ये जो जितने भी पोर्ट के नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर्म ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। यानी कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। जब ये फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जब चल रहा था हमारी कंट्री के अंदर, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो फॉर्म की गई थी ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, 3 स्टेटमेंट के अंदर सही क्या है गलत क्या है। चलो वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए है, इट वाज फॉर्म्ड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले इन पुणे इन महाराष्ट्र इन 1907। यानी कि 1907 में 1907 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे फॉर्म किया था, यानी कि उनके फाउंडर थे, ठीक है। टू फर्दर द एक्सपेंशन ऑफ द एजुकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को फाउंड किया गया था। और ये जो फाउंडर जो थे इसके गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने ये 1907 में से फॉर्म किया था पुणे यानी कि महाराष्ट्र के अंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बात बोली जा रही है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, द सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड मोबाइल लाइब्रेरीज, फाउंडेड स्कूल एंड प्रोवाइड नाइट क्लास फॉर द फैक्ट्री वर्कर। यानी कि इस सोसाइटी का जो मेन काम था वो काम ये था कि मोबाइल लाइब्रेरी, मोबाइल का मतलब जो मोबाइल हम यूज करते हैं उस मोबाइल की बात नहीं कर रही है, यानी कि ऐसी लाइब्रेरी जिसे मूव किया जा सके, यानी बुक्स को जहां मतलब एक जगह इश्यू कर सकते हैं वहां जाके रिटर्न कर सकते हैं, मतलब जो चलती फिरती लाइब्रेरी इन्होंने एक ऑर्गेनाइज की थी इसके लिए।
और बोला गया था, और स्कूल भी ऑर्गेनाइज किया। और मेन जो इसका जो टारगेट ये था कि जो भी फैक्ट्री वर्कर है, इस तरह के जो क्लास के लोग जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाए रात के टाइम में, ताकि उनको एजुकेटेड बनाया जाए, अवेयर किया जाए। इसलिए उन्होंने ये सोसाइटी फॉर्म की थी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। रात में यानी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आप कह सकते खोले गए थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से। ये स्टेटमेंट सेकंड में बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द पब्लिकेशन ऑफ मराठा, मतलब पब्लिकेशन ऑफ मराठा एंड ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी इन इंग्लिश फ्रॉम नागपुर कमेंसेस 1911। इन 1911 में 1911 में नागपुर में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर कह लीजिए आप, एक पत्रिका कह लीजिए, जिसे स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम रखा था मराठा रखा गया था। ये बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में फाउंडर के बारे में बताया जा रहा है और टाइम के बारे में और इसकी लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है। सेकंड में ये लोग जो काम कर रहे थे, काम के बारे में बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी और स्कूल और नाइट क्लासेस के बारे में बताया जा रहा है, जो कि फैक्ट्री वर्कर के लिए ऑर्गेनाइज की थी इन लोगों ने। थर्ड स्टेटमेंट में बोला कि इन्होंने एक न्यूज़पेपर या पत्रिका स्टार्ट की थी 1911 में, जिसका नाम रखा गया था मराठा, और ये इंग्लिश में न्यूज़पेपर था और जो नागपुर से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि 1 और 2 यानी फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट सही है। सेकंड में बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, और सी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, और डी में बोला जा रहा है कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है, तीनों के तीनों सही है। तो आपके हिसाब से क्या, एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है, सिर्फ वही सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अब गलती क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को फॉर्म तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और महाराष्ट्र में ही किया था, पुणे में, लेकिन ये 1905 में किया था, जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905, उस टाइम ही किया था। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपसे, क्वेश्चन में दिया गया 1907 या 1907 की बात की जा रही, जो कि गलत हो गया। 1907 में नहीं बल्कि 1905 में फॉर्म किया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में ये गलती हो गई, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में जो बोला जा रहा है आपकी, ये ऑर्गेनाइज की गई थी मोबाइल लाइब्रेरी, बिल्कुल सही है। स्कूल स्टार्ट किया गया था, बिल्कुल सही है। नाइट क्लासेस स्टार्ट किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है कि किसके लिए, फैक्ट्री वर्कर के लिए नाइट क्लासेस, ताकि वो उनको अवेयर किया जा सके, एजुकेट किया जा सके, इसलिए ये सारी चीजें सही है। यानी कि स्कूल भी स्टार्ट किया गया था, मोबाइल लाइब्रेरी स्टार्ट की गई थी, और नाइट क्लासेस बिल्कुल सही है, यानी कि ये सारी बातें सही है इसके अंदर। ठीक है, जो इन्होंने काम किया था। थर्ड स्टेटमेंट में आपको बोला गया था पब्लिकेशन ऑफ डेली न्यूज़पेपर हिंदुत्व स्टार्ट किया गया था। ठीक है, क्या स्टार्ट किया गया, हिंदुत्व स्टार्ट किया गया था, जबकि क्वेश्चन में आपसे क्या बोल दिया गया कि हिंदुत्व नहीं बल्कि मराठा न्यूज़पेपर बोला गया। तो मराठा जैसा कुछ नहीं स्टार्ट किया था, इन्होंने स्टार्ट जो किया था उसका नाम था हिंदुत्व न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, जो कि एक डेली न्यूज़पेपर था। ठीक है, और ये 1881 ईयर में जो था स्टार्ट किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये जो मराठा न्यूज़पेपर, यानी कि मराठा न्यूज़पेपर जो स्टार्ट किया गया था, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था, 1881 में स्टार्ट किया था। और जो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था, वो किया था हिंदुत्व स्टार्ट किया था। तो थोड़ा सा मिसमैच कर दिया, उल्टा पुल्टा करके आपसे मतलब स्टेटमेंट गड़बड़ कर दी गई है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर जो हो गया आपका सी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट में तो आपको पता लगे ईयर वाइज गलती होगी, और इसमें क्या गया, इन्होंने स्टार्ट तो हिंदुत्व किया गया था, और जो इन्होंने स्टार्ट किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, और बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था 1881 में न्यूज़पेपर, जिसका नाम था मराठा स्टार्ट था। ठीक है, मराठा 1881 में, और 1905 में हिंदुत्व स्टार्ट किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, आपका स्कोर कितना है, मैं जरूर मेंशन करिएगा। और भी कुछ सजेशन है आपकी तरफ से तो वो बता सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये सागरमाला और ये क्या नाम है, सागरमाला और सागर इनिशिएटिव, तो आपको ये बताना है कि ये सागर इनिशिएटिव जो है या सागरमाला जो प्रोजेक्ट है, दोनों की डेट क्या है स्टार्ट करने की, कौन सी मिनिस्ट्री इसको डील करती है। ठीक है, इसे कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है, ये बताना है आपके इसके अंदर। ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ताकि मुझे पता लग सके आप प्रिपरेशन कैसी चल रही है। विद रेफरेंस टू द अटल ज्योति योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अटल ज्योति योजना जो है गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया हुआ है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, 2 स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट चेक करना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये चेक करना है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए कि सही कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है इसमें आपसे, इट एम टू प्रोवाइड 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, कि पूरे गांव में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा अटल योजना
अटल ज्योति योजना के तहत। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, अ पार्ट ऑफ द फंड टू इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम कम्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, कि इसके लिए यानी कि अटल ज्योति योजना के लिए जो फंड जो आएगा वो आएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, वहां से इसके लिए फंड लिया जाएगा और उसके बाद ये स्कीम लॉन्च की जाएगी। इसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है सही स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों में से कोई सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्या, अब देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे जो बोला जा रहा था कि 100% ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई अटल ज्योति योजना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसके अंदर। और मिस्टेक ये है कि 100% ये इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा कि ग्रिड को जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करता है, इसका जो ग्रिड होता है, ग्रिड को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा और इसके सोलर का यूज करके इसमें सोलर एप्लीकेशन के अंदर कर इसको लाया जाएगा। और ये जो स्कीम लॉन्च की जा रही है, ये लॉन्च की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। यानी कि इसका टारगेट ये नहीं है कि 100% रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, नहीं, ये ना हो करके इसका ये है कि इसमें जो रास्ता वगैरह में है कि जो डार्क रीजन है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना है, उसको कम करना है। और स्ट्रीट लाइट जो है गांव में रास्तों में जो है उसे स्टेब्लिश करना, ये इसका टारगेट है। और इसके लिए सोलर पैनल भी यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 100% गांव को इलेक्ट्रीफाई करना इनका टारगेट नहीं है। इनका टारगेट ये है कि स्ट्रीट लाइट वगैरह जो डार्क रीजन है वहां पे स्ट्रीट लाइट अरेंज करना है और सोलर सिस्टम का यूज करना है, ये है इसके अंदर। अब बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा था, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इसके लिए जो फंड जो आएगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी के जो फंड होते हैं कि लोकल डेवलपमेंट फंड जो होता है वहां वो फंड इसके लिए यूज किया जाएगा ताकि इसे स्कीम को प्रॉपरली एक्टिव अच्छी कंडीशन में मतलब एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इसमें 75% जो है स्ट्रीट लाइट का जो 75% जो इसका जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाएगा MNRE के द्वारा और 25% जो फंड प्रोवाइड किया जाएगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फंड जो लोकल एरिया डेवलपमेंट है वहां से लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती होगी। गलती क्या है कि 100% इसका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ना करके इसमें क्या करना है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि मेडिकल टर्मिनेशन जो होता है प्रेगनेंसी के बारे में बिल डिस्कस करता है, इसके बारे में जो अमेंडमेंट आया हुआ है इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है। आपको दोनों स्टेटमेंट चेक करके बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट को पता करके बताना है कौन सा इसके अंदर। तो फर्स्ट में ये बोला जाए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अबव 20 वीक इज नॉट परमिटेड इन एनी केस। यानी 20 वीक से ज्यादा अगर कोई प्रेगनेंसी है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, ये बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 में। और स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है द बिल प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मेडिकल बोर्ड इन एवरी स्टेट। कि हर स्टेट में एक मेडिकल बोर्ड की फॉर्मेशन होनी चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है ए, यानी कि ए में बोला जा रहा है कि 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और सी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। और डी में आपके पास ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका यानी कि बी करेक्ट है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि हर स्टेट में एक मेडिकल बोर्ड का तो हो गई, ये तो बात सही है बिल्कुल। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें ये बोला जा रहा है कि मोर देन 20 नहीं होना चाहिए, तो न्यू जो अमेंडमेंट किया गया अमेंडमेंट के हिसाब से कि अब जो प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करना चाहिए तो उसमें कम से कम 2 डॉक्टर होने चाहिए, 2 ऐसे डॉक्टर होने चाहिए जो प्रैक्टिस में और रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी ये कि वो जो प्रेगनेंसी होनी चाहिए वो 20 से 24 वीक तक हो सकता है।
20 से 24 वीक तक हो सकता है, जबकि स्टेटमेंट जो बोला गया मोर देन 20 नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि हर स्टेट में एक बोर्ड होना चाहिए मेडिकल बुक, ये करेक्ट है। और फर्स्ट स्टेटमेंट में जो 20 बोला गया था, बल्कि 20 ना होकर के 20 से 24 वीक तक है ये, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द डायरेक्ट टेक्स्ट विवाद से विश्वास बिल 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी रिसेंटली जब गवर्नमेंट, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था फरवरी में, तो उन्होंने एक स्कीम लेके आई थी, आप कह सकते हैं जिसे कि टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के विवाद से विश्वास की तरफ, ये एक टाइटल दिया गया था इस स्कीम के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग में आपसे दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट है आपके पास, इट प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट टैक्स ओनली, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड ही है ये स्कीम, यानी कि ये टैक्स विवाद से विश्वास का जो बिल है 2020 का, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ये सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, यानी कॉर्पोरेट टैक्स को ही डील करता है, ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जाता है हाईएस्ट अपीलेंट फोरम अंडर दिस बिल इज हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट ही इसके अंदर हाईएस्ट अथॉरिटी है जहां पे अपील की जा सकती है। तो आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसके अंदर। आपके ऑप्शन है ए यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों में से कोई सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट में बोला जा रहा था आपसे कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स से ही डील करेगा, सेकंड में बोला जा रहा है हाईएस्ट अथॉरिटी हाई कोर्ट होगा। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने, और इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोला जा रहा है ये कॉर्पोरेट सेक्टर को डील करेगा, ऐसा नहीं है, ये इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों को ही डील करेगा। यानी कि ये विवाद से विश्वास तक जो बिल लेके आई गई है गवर्नमेंट ने, जो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 जो लेके आया गया है, इसमें ये बोला जा रहा है कि ये भी दोनों कैटेगरी को, यानी कि इंडिविजुअल टैक्स भी और यानी कि इनकम टैक्स किसी इंडिविजुअल पर्सन का, वो भी अगर किसी का डिस्प्यूट है उसे भी उसका भी समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ कॉर्पोरेट सेक्टर जो है यानी कॉर्पोरेशन टैक्स है, दोनों को ही, दोनों से रिलेटेड कोई इश्यू क्रिएट हुई है तो दोनों के समाधान के लिए ये बिल लाया गया है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकंड जो बोला जा रहा है कि इसमें हायर अथॉरिटी जो होगी, हाई कोर्ट बोला था आपसे, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आप जो अपील कर सकते हो उसे हाई कोर्ट तक अपील कर सकते हो, हाईएस्ट अथॉरिटी, जबकि ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी जाकर के अपील की जा सकती है इस कंडीशन में। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, यानी करेक्ट जो आंसर जो आपका हो गया वो हो गया डी, नाइदर वन नॉट टू, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, यानी कि MEIS के बारे में पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, यानी कि ये MEIS जो है, ये जो स्कीम है ये आई थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर ये स्कीम आई थी। पहला स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जाए विच स्कीम इज इंक्लूड्स, दिस स्कीम इज इंक्लूड एक्सपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स फ्रॉम द मार्केट दैट ओरिजिनेट इन इंडिया, यानी कि इस स्कीम के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है यानी उत्पादन होता है हमारी कंट्री में, जो एक्सपोर्ट होता है, वो सारे प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंदर आते हैं सारे। और बोला जा रहा है ये जो स्कीम आई थी ये 2015-20 का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। आपके पास चार ऑप्शन है, ए यानी कि फर्स्ट ओनली, वन ओनली, बी यानी कि सेकंड ओनली, सी बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और सी में डी में बोला जा रहा है ना फर्स्ट ना सेकंड, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर है जो इसका है वो है ए यानी कि फर्स्ट ओनली, यानी पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 जो आया था जो कि डील करता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसकी टाइमिंग तो ठीक है इसकी 2015 से 20 तक में आया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इसके अंदर सारे
प्रोडक्ट आते हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, नहीं, ये गलत हो गया। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो इस कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं किए गए हैं, यानी कि जो इन एलिजिबल है इस स्कीम के अंदर। वो क्या है? वो है एक्सपोर्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है, यानी कि दूध या दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो कुछ और भी है, ये ऑर्स एंड कंसंट्रेट, ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसको इस स्कीम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी कि ये तो ठीक है कि ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 क्या है, इसके अंदर ही मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया, ये बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में जो बोला जा रहा है कि सारे प्रोडक्ट जितने भी इंडिया में प्रोड्यूस होते सब इसके अंदर आते, नहीं, मिल्क प्रोडक्ट या फिर मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते। यानी करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया आपका ए ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में गलत है, सारे प्रोडक्ट नहीं आते इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक मिनट गलती होगी, हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंक्लूड इन द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज। यानी कि ये जो पैकेज है गरीब कल्याण योजना पैकेज जो प्राइम मिनिस्टर का जो है, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज, उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। आपको करेक्ट आंसर क्या है इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं एक करके स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसके अंदर इंक्रीज इन द MNREG जो वेजेस है, यानी कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो है, इसके अंदर जो वेजेस मिलते हैं लोगों को उसको इंक्रीज करना इसका एक टारगेट है। और दूसरा बोला जा रहा है इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ द कोलेक्ट्रल फीस लैंडिंग फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के ग्रुप की जो लिमिट है, ठीक है, कोलेक्ट्रल फीस की, उसको यानी उसको जो लोन दिया जाता है उसको भी इंक्रीज करना है। यानी कि पहले तो बोला है मैंने मनरेगा के अंदर जो वेजेस है उसको इंक्रीज करना है, दूसरा बोला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, उसकी जो लिमिट है उस लिमिट को भी, लैंडिंग लिमिट को भी, यानी कि जो उनको लोन दिया जाता है उस लिमिट को बढ़ाना है। और थर्ड में बोला जा रहा है कि लोन वेवर जो है फॉर मार्जिनल फार्मर, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या 3 चीजें बताई गई कि उसको माफी, मतलब जो किसी फार्मर ने लोन लिया हुआ है उसको माफ करना है। 3 चीजें बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर पहला तो ये है कि भी मनरेगा वर्कर जो है उनकी वेजेस बढ़ानी है, दूसरा ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी जो लोन की लिमिट है उसको बढ़ाना है, और थर्ड बोला जा रहा है जिन्होंने लोन लिया हुआ है फार्मर वगैरह ने तो उनके लोन को माफ करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इस कोड के अकॉर्डिंग। तो कोड से आपको गिवन है वो इस तरह से, ए यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, जिसमें वेजेस को इंक्रीज करना और लोन को माफ करना किसानों का, ये बोला जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो लिमिट है लोन की वो बढ़ाना, और दूसरा जो थर्ड में बोला जा रहा है आपसे कि जो फार्मर है उनकी लोन माफ करना, ये बी में बोला जा रहा है। सी में आपसे बोला जा रहा है कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि वेजेस बढ़ाना और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो लिमिट है लोन का उसको बढ़ाना ही टारगेट है। और डी में बोला जा रहा है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए एक बार। इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों सही है, थर्ड गलत है। कैसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि मनरेगा जो वर्कर है उनका जो वेजेस है वो बढ़ाना है, क्योंकि इसे जो इंक्रीज कर दिया गया है बाय ₹20, यानी कि पहले जो वेजेस इनको मिलते थे अब उनको एक्स्ट्रा एडिशनल ₹20 एक्स्ट्रा पर वर्कर को पर डे का जो वेजेस है वो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इट विल प्रोवाइड एडिशनल ऑफ ₹2000 बेनिफिट एनुअली टू द वर्कर, कि एनुअली बेसिस पे उनको ₹2000 और एक्स्ट्रा मिलेंगे। कब से? 1 अप्रैल 2020 से। ये बोला जा रहा है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के अंदर पहले तो वेजेस बढ़ाया गया ₹20 पर डे के हिसाब से, ऐसा बोला जा रहा है। और सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लिमिट है, लोन की जो लिमिट है उसे भी इंक्रीज की गई है। ठीक है, इसके अंदर यानी कि सेकंड जो है ये भी सही है, ये भी करेक्ट, जो कि पहले 10 लाख रुपीस जो मिलता था अब 10 लाख से 20 लाख तक इसको इंक्रीज कर दिया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लोन की लिमिट है। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि जो लोन माफी के लिए, बल्कि ये लोन माफ करने का नहीं है इसके अंदर प्रॉपरली, बल्कि ये बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड रेगुलेट करेगी। और ये उसने ये अमेंड किया है कि जो नॉन रिफंडेबल एडवांस है जो लोन दिए गए उसमें 75% तक का जो लोन है उसको माफ किया जा सकता है,
और 3 महीने तक के लिए ये फैसिलिटी होगी। ठीक है, यानी कि पूरा 100% तो माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि 75% तक माफ किया जा सकता है। और उसके लिए जो उनको जो टाइमिंग दी जाएगी वो 3 मंथ और दी जा सकती है। यानी कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया कि भी लोन वेवर जो है उनकी जो मार्जिनल फार्मर को जो लोन माफी होना था वो गलत हो गया। यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है आपके लिए। मतलब मनरेगा वर्कर की 20 रुपीज पर डे की वेजेस बढ़ा दी गई और इसमें 10 लाख से 20 लाख इनकी जो लोन लिमिट है वो बढ़ा दी गई। थर्ड ये गलत है कि मार्जिनल किसान के जो मतलब किसान वगैरह है जो उनकी जो लोन माफी है वो नहीं है यहाँ पे। यानी करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया आपके लिए सी हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे क्या है, इसके रिगार्डिंग में आपको बताना है कि ये 3 स्टेटमेंट है, सही कौन सा स्टेटमेंट है। जैसे यहाँ बोला कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है, जो हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए रिगार्डिंग अर्थ ओवरशूट डे। चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं तीनों स्टेटमेंट। अर्थ ओवरशूट डे मार्क्स द डेट व्हेन humanity's demand for ecological resources and services is in a given year exceed what earth can regenerate in the year। कि ये बोला जा रहा है कि अर्थ ओवरशूट डे का मतलब ये है कि एक अर्थ के ऊपर ह्यूमंस के लिए यानी कि हमारे लिए जो भी रिसोर्सेज का उत्पादन होता है, नेचर हमें जो भी रिसोर्सेज देती है उसको जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उसे जो यूज करते हैं, अगर नेचर का जो प्रोडक्शन एक तरह से कह सकते हैं, पेड़ पौधे फल वगैरह जो भी चीजें जो नेचर हमें देती है, ठीक है, अगर हम उसके 1 ईयर के अंदर जितना भी नेचर हमें देती है उससे ज्यादा अगर हम उसे यूज करते हैं, एक्सीड कर देते हैं, तो इसके लिए ये इस डे को मनाने की जरूरत पड़ी है हमें, जिसका नाम रखा गया है अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे इज होस्टेड एंड कैलकुलेटेड बाय द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ये जो डे है, जो इसके बारे में जो आइडिया लेके आई या इसको जो मनाती है और कब ये सेलिब्रेट होगा, इसकी जो कैलकुलेशन है ये करती है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। यानी कि अर्थ ओवरशूट डे कब मनाना है, इसके बारे में और कैसे मनाना है वगैरह वगैरह जो गाइडलाइन है, जो चीजें हैं, ये करती है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का ये काम है। थर्ड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है, इन द लास्ट 10 ईयर every year the overshoot date has been advancing compared to the previous year। इसमें ये बोला जा रहा है कि अर्थ ओवरशूट का जो डे है हर नए साल यानी पिछले 10 सालों से हर नए साल में क्या हो रहा है, ये एडवांस हो रहा है। एडवांस होने का मतलब है आगे की तरफ खिसक जा रहा है ये डेट, ये बोला जा रहा है। तो आपको बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ए 1 और 2, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। बी में आपके पास पहला और तीसरा स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। सी में आपसे बोला जा रहा है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। और डी में पहला, दूसरा और तीसरा यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है। तो क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं आंसर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का वो है आपका ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है, थर्ड वाला गलत है। गलत क्यों है जरा समझ लेते हैं क्यों। तो जैसा इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा था कि डेट जो है वो एडवांस हो जा रही है, थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया था, तो एडवांस नहीं हो रहा है बल्कि पहले आ जा रही है। ये एक लिस्ट लेके मैं आपके लिए लेके जो आया हूं, लिस्ट को जरा ध्यान से देखिए। जैसे 1987 में ये 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ था, फिर उसके बाद जो 80 आया तो भाई ये एक्सीड करने की जगह पहले आ रही है, 23 से पहले 11 पे सेलिब्रेट करना पड़ा हमें। उसके बाद 1995 में यानी कि 5 ईयर आगे गया, लेकिन डेट क्या आ गई, डेट इसकी सेलिब्रेशन के पीछे आ गई, यानी कि 11 अक्टूबर की जगह जो पीछे कितना 5 अक्टूबर आ गया। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पीछे आता 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 आ गया। 2019 की बात करें तो लास्ट ईयर जो था ये जुलाई 29 को ये सेलिब्रेट हुआ था। यानी कि कभी ऐसा भी टाइम था जो अक्टूबर में जो चीज सेलिब्रेट होती थी, अब आज के टाइम में वो जुलाई में सेलिब्रेट होने लग गई। और इस ईयर का जो डेट है 2020 का जो डेट है अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है, टू बी डिसाइडेड है, अभी भी डिसाइड होना बाकी है। तो यहां तक का मैंने 87 से लेकर के 2019 तक की डेट आपके पास है। आपको रट्टा नहीं लगाना है कि आप सारे डेट याद करने बैठ जाओ, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बस आपको एक ओवरलुक होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे डेट में चेंजेस आ रहे हैं। तो 2-4 डेट आपको पता होना चाहिए, थोड़ा अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितने कितने दिन कैसे कैसे पीछे आ जा रहा है। अच्छा, बाकी अब बात कर लेते हैं कि ये अर्थ ओवरशूट डे के बारे में।
तो ये एक ऐसा डेट होता है जिस दिन हम लोग अर्थ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है हमारी इंसानियत जो है, हम लोगों ने कितना रिसोर्सेज यूज किया, कितनी सर्विसेज यूज की है नेचर की। हर ईयर क्या करते हैं, जो भी चीजें नेचर हमें देती है उससे ज्यादा हमें, मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में 500, एक एग्जांपल है, मतलब एक्चुअल फिगर नहीं है, मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए 500 केजी एप्पल प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो पेड़ है 500 किलो सेब दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो डिमांड है 500 की जगह हम 700 यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं, हो सकता है पिछले साल का जो बचा स्टॉक होगा उसे भी यूज कर ले रहे हैं, यानी कि डिमांड हम कितनी कर रहे हैं, 700 एप्पल का कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, 500 ही है। यानी कि हमारी जो डिमांड है हर साल क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि जितना भी नेचर एक साल में प्रोड्यूस करता है उससे भी कहीं ज्यादा हम डिमांड आज के टाइम पे कर रहे हैं। तो इसलिए इस डेट को मनाने की जरूरत हमें आन पड़ी है। अच्छा हाँ, जो बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट बोला गया था कि भाई इसे जो होस्ट करती है या डेट को जो डिसाइड करती है वो कौन करती है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क करती है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही ठीक था, थर्ड में गलती थी। कल मुझे बोला कि आगे की तरफ नहीं जाती बल्कि पीछे की तरफ खिसक रही है आजकल ये डेट, इसके बारे में। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट आंसर आपका ए हो गया, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि जो कोलिशन है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, जो उसके जो स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने चाहिए उसके रिगार्डिंग में आपसे, यानी कि CDRI यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास 3 स्टेटमेंट दिया गया है और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। पहले एक बार डिटेल में इसको पूरा पढ़ लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट है क्या। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपके लिए वो ये है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन एजेंसी, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइवेट सेक्टर एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन दैट एम टू प्रमोट डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या डिजास्टर से बचने के लिए पहले से ही उसके लिए प्लानिंग कर लेना, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये है हमारा CDRI यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके अंदर जो शामिल है इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें की जा रही है, जिसमें बहुत सारी कंट्री है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी के सारे जो मेन इंस्टीट्यूशन है वो सब हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के कुछ बैंक हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, ये सब मिलकर के इसमें काम कर रही है। पहला ये बोला जा रहा है स्टेटमेंट में। सेकेंड स्टेटमेंट आपसे बोला है, इट वॉज लॉन्च बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द 2019 UN क्लाइमेट एक्शन समिट। यानी कि ये जो CDRI का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे 2019 में जो UN की जो क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी वहां पे इन्होंने इसको लॉन्च किया था। उन्होंने इसका आइडिया दिया था कि हमें पहले से डिजास्टर के आने से पहले से हमें क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेना चाहिए, इनका आइडिया है। अच्छा, फिर उसके बाद CDRI विल प्रोवाइड मेंबर्स कंट्री टेक्निकल सपोर्ट एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड नॉलेज मैनेजमेंट एंड encourage investment in the disaster recycle इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। कि CDRI जो मेन काम होगा, जो मेन फंक्शन है, उसके बारे में बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट में कि भाई टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है हर दूसरी कंट्री को, जितनी भी मेंबर कंट्री है, और उनकी जो कैपेसिटी इनहेंस करनी है डेवलपमेंट में, रिसर्च, इस सेक्टर में रिसर्च वर्क के लिए, नॉलेज शेयरिंग या फिर नॉलेज मैनेजमेंट के लिए, और इनकरेज करना है कि भाई वो डिजास्टर रिसाइकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जो काम है, यानी कि जो किसी भी डिजास्टर के आने से पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की जानी चाहिए उसके लिए मेंबर कंट्री को इनकरेज करना है, ये इसका टारगेट है या इसका फंक्शन है। तो 3 स्टेटमेंट आपसे दे दी गई है आपके सामने और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपके अकॉर्डिंग आपको ही बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है कि पहले में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही करेक्ट है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बताइए भाई क्या सही है। हाँ, स्कोर जरूर लिखा करो भाई, पता नहीं चलता आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका हो गया डी, यानी कि 1 2 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि ये जो कोलैबोरेशन है डिजास्टर की, ये बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल सही बात बोली गई है कि ये सारे इसके मेंबर हैं और हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका कॉन्सेप्ट लेके आई था, जो कि यूएन का जो क्लाइमेट एक्शन समिट सितंबर 2019 में जो हुआ था उसमें इन्होंने ये आइडिया दिया था। और थर्ड जो आपसे बोला जा रहा है कि इसका जो फंक्शन क्या है कि डिजास्टर रिसाइकलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसके सेक्टर के लिए रिसर्च वर्क करना और बाकी मेंबर कंट्री में नॉलेज शेयर करना, नॉलेज मैनेजमेंट करना। तो यानी कि किसी भी प्राकृतिक आपदा आने से पहले उसकी जो तैयारी कर लेना, मेनली इसका पर्पस यही है। आइडिया दिया हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और इसमें कौन कौन इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, यूएन एजेंसीज काम करती है, मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक काम करती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का काम करती है, और इसके अलावा जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो भी इस काम के लिए जुड़ी हुई है एक साथ। ठीक है, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि कई बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल ये कोविड-19 बड़ा बर्निंग टॉपिक बना हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसीज के रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है, कुछ बीमारियों के नाम दे दिए गए, आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड। आपको करेक्ट आंसर क्या है इसमें से आपको ये बताना है कि जो जेनेटिक डिसीज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो कुछ बीमारियों के नाम है, जैसे फर्स्ट है जीका वायरस, सेकेंड है जैपनीज इंसेफेलाइटिस, और थर्ड है आपके पास रेबीज, फोर्थ आपके पास फुट एंड माउथ डिसीज, एंड फिफ्थ है आपके पास ब्रूसोलोसिस। तो ये कुछ बीमारियों के नाम है, आपको बताना है कि कौन से इनमें से कौन से सही है जो कि जेनेटिक डिसीज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आपको ये बताना है, इस ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से। फर्स्ट ऑप्शन बोला जा रहा है 1 2 3 4, यानी कि पहले चार ऑप्शन जो हैं आपके पास, चार जो नेम गिवन है, ये जेनेटिक डिसीज की लिस्ट के अंदर आते हैं। सेकंड में बोला जा रहा है फर्स्ट को छोड़ के बाकी, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये आते हैं। और सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को छोड़ के फिफ्थ, तो ये जेनेटिक डिसीज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और लास्ट में बोला जा रहा है कि चारों, ये पांचों जो है आपके पास, पांचों के पांचों क्या है, जेनेटिक डिसीज है। तो करेक्ट क्या आंसर क्या, अगर आपको जेनेटिक डिसीज के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो फिर तो आप इजीली आंसर लगा सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई करना है आपको, बस थोड़ा सा मालूम है, लिस्ट इसके बारे में लिस्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत इजीली आप इसको आंसर दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर इसका सी हो गया, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ है। फोर्थ क्यों नहीं है, फोर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो बीमारी है वो हाथ और पैरों से जुड़ी जो बीमारी है वो कोई किसी जानवर से नहीं फैलती। तो जेनेटिक डिसीज को एक थोड़ा सा अगर जनरल तरीके से समझना चाहे तो इसका मतलब ये होता है कि वो बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, वो एक तरह से इसकी पहचान हो सकती है। और कैसे कैसे फैलती है, तो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वगैरह, पैरासाइट्स, इन सब चीजों से ये ह्यूमन बींग्स के अंदर, यानी हमारे अंदर, जानवरों से हमारे अंदर फैल जाती है। तो ये वो है। ठीक है, तो आपको जेनेटिक डिसीज के बारे में थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इजीली आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन को पॉज करके, ये कुछ बीमारियों के नाम है, मैंने एक लिस्ट आपके लिए लेके आ गया हूं मैं, सम ऑफ द मेजर जेनेटिक डिसीज जो भी है, तो उसके कुछ नाम यहाँ पे हैं, इनको आप चाहे तो नोट्स बना के भी रख सकते हैं। तो मैं सारे पढ़ने वाला नहीं हूँ, ये आप खुद ही नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। तो कुछ कुछ नाम यहाँ पे आपके पास गिवन है, 4-5 इधर है, और उसके बाद रिमेनिंग ये नेम्स ये गिवन है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कौन कौन से मतलब जो जेनेटिक डिसीज की कैटेगरी में आती है। ठीक है, लास्ट वाला एक बार थोड़ा देख लेते हैं। लास्ट वाले में जैसे बोला गया है कि बाकी तो आप नाम याद ही करना है आपको, बस देखना ही है। लास्ट में जो बोला, इन्फेक्टेड बाय द फुट एंड द माउथ डिसीज वायरस, अगर वायरस वगैरह से इफेक्टेड है तब तो उसे काउंट कर लेंगे फुट और माउथ के, अदरवाइज नहीं। यानी कहने का मतलब है जो जानवरों से किसी भी तरीके से, किसी वायरस या किसी भी फंगस वगैरह किसी भी तरीके से हमारे बॉडी के में हम उसके इंटरेक्शन में आते हैं, उससे इन्फेक्ट होते हैं, तो वो सारी डिसीज क्या है, जेनेटिक डिसीज है। नाम क्या है, नाम आप देख लेना। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रियासॉफ्ट क्या है, उसके रिगार्डिंग में आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से वो आइडेंटिफाई करना है। बोला गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट कौन सा आपको ये बताना है। तो पहले वन बाय वन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया प्रियासॉफ्ट इज अ सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंटेंडेड फॉर द यूज बाय द 3 लेवल ऑफ द पंचायती राज, नेमली जिला, ब्लॉक एंड विलेज पंचायत। कि प्रिया सॉफ्टवेयर एक सेंट्रलाइज अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि पंचायती राज सिस्टम में यूज किया जाता है, जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, विलेज लेवल पे। ठीक है, सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि प्रियासॉफ्ट एम टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कि किस तरह से मनी फ्लो होता है, यानी इनवर्ड आउटवर्ड जो भी फ्लो होता है, कैसे पैसा आता है कैसे जाता है, तो कितना पैसा जो पंचायत रिसीव कर रही है और कितना वो
एक्सपेंडिचर के ऊपर, जो अपने जो अलग अलग प्लान के ऊपर खर्च करिए, इसका रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी है। ए में बोला जा रहा है पहला स्टेटमेंट सही है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट सही है, सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, और डी में बोला जा रहा है इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है, एक बार आप अटेम्प्ट करके बताइए। तो करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर यानी कि सी, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है। यानी कि प्रिया सॉफ्ट जो है एक तरह से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसपे कि हमारी कंट्री में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर जो 3 लेवल पे जो हमारी पंचायत है, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल पर जो भी ट्रांजेक्शन होती है मनी से रिलेटेड, यानी जो भी पैसा इनफ्लो होता है, यानी कि रिसीव करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, और जो भी फिर वो आउटफ्लो होता है यानी एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि जो वेलफेयर स्कीम में खर्च होता है, कल्याणकारी जो योजनाओं में जो खर्च किस तरह से हो रहा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड के लिए ये चीज इस्तेमाल की जाती है। यानी कि ये जो प्रिया सॉफ्ट क्या है, एक सेंट्रलाइज अकाउंटिंग सिस्टम है जो ब्लॉक, जिला, ब्लॉक और पंचायत लेवल पे यूज की जाती है। और किस लिए काम में याद आती है, काम इसका ये है कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द कैश का रिकॉर्ड मेंटेन करती है। अब बाद में कभी इसका ट्रैक करना हो कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं आ रहा है, उसे ट्रैक करना भी ईजी हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया, यानी कि बोथ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बैम्बूनोमिक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट चाहिए। इस साल जो आपके पास जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, अभी जो निर्मला सीतारमण जो हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जो ये बजट प्रस्तुत किया और इकोनॉमिक सर्वे जब प्रस्तुत किया था, तो उसमें ये टर्म उन्होंने यूज किया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा भी जानते हो, मतलब ये बड़ा हेडिंग था, बट काफी पॉपुलर था ये टर्म काफी पॉपुलर हुआ था इस बार, जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो प्रेजेंट हुआ था इस बार, तो उसमें ये काफी पॉपुलर हुआ था। तो आपको ये बताना है ये टर्म जो है किससे रिलेटेड है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, एक एक करके पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या है आपके पास, पहले बोला जा रहा है बैम्बू प्लांटेशन इन द अर्बन एरिया इज ऑर्डर टू मेंटेन अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन फ्री क्लीन एयर। कि बैम्बूनोमिक्स का मतलब ये है कि भाई बैम्बू का प्लांटेशन करना है अर्बन एरिया में, ताकि जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाया जा सके, पोल्यूशन फ्री और क्लीन इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके, ये इसका पर्पस है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि प्रमोटिंग बैम्बू एज ए अल्टरनेटिव इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कि बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है, मकान जो बनाते हैं, उसकी जगह में बैम्बू को अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए घर वर बनाने के लिए, ये बोला जा रहा है। सी में आपसे बोला जाए इनकरेज बैम्बू प्लांटेशन बाय द फार्मर इन द प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड यानी जो निजी संपत्ति, लोगों की निजी भूमि है, वहां पे बैम्बू को प्लांटेशन के लिए मतलब यूज किया जा सके, उसको इनकरेज करने के लिए बैम्बूनोमिक्स वर्ड यूज में आया था। और डी में आपसे बोला जा रहा है मूवमेंट है, एक तरह से एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया टू कम्बैट डिजास्टिफिकेशन एंड द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज और डिजर्ट जो यानी कि जो हम कह लेते हैं कि भाई रेगिस्तान बन रहे हैं, उसको ठीक ठाक करने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम को डील करने के लिए ये बैम्बूनोमिक्स टर्म यूज किया जा रहा है, जो कि कि प्लांटेशन तो करेंगे और इसके साथ डेजर्ट यानी कि जो क्या बोलते हैं उसे, मरुस्थल बनने जा रहे हैं, जो कि मतलब रेगिस्तान बने जा रहे हैं, उसमें हरा भरा बनाया जा सके, और क्लाइमेट चेंज के जो इतने सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर जो हमें देखने को आ रहे हैं, उसे कम किया जा सके, यानी क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए भी ये टर्म यूज किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है बताइए। करेक्ट आंसर आपके पास जो है, अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है, चारों ऑप्शन एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में था। हाँ, आप लोग, आई होप आप लोगों ने चारों ऑप्शन ठीक से देख लिया होगा। तो करेक्ट आंसर जो है इसका, करेक्ट आंसर इसका डी है, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। क्या इसके अंदर कि ये एक तरह से मूवमेंट है, ताकि जो डेजर्टिफिकेशन और क्लाइमेट चेंज जो है इसको डील किया जा सके, इसलिए। और इसके अलावा भी कुछ और पर्पस है इसके छोटे मोटे, और जान लेते हैं क्या क्या है। कि जो बैम्बूनोमिक्स में ये है कि हमें डील करना है डेजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज तो हमारा टारगेट है। इसके अलावा ये भी इंश्योर करता है जो ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं, जो जैसे ट्राइबल एरिया जो हब है, जैसे नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो आप, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह का जो एरिया है, या फिर कुछ भी ऐसा एरिया जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि भाई वहाँ पे उनकी लाइवलीहुड इसके ऊपर, बैम्बू के ऊपर काफी निर्भर करती है। जैसे आसाम वगैरह, मैं खुद भी आसाम रह के आया हूँ, तो मैं थोड़ा इस चीज में थोड़ा काफी अच्छे से जानता हूँ कि उनकी लाइफ स्टाइल का बड़ा पार्ट होता है। ट्राइबल लोग जो होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा वैसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन बेचारे जो रहते हैं तो इस तरह पेड़ पौधे और उनके सहारे ही रहते हैं, यानी कि उनकी लाइफ स्टाइल का एक बड़ा मेजर पार्ट है ये बैम्बू वगैरह, ठीक है। तो उससे ही वो अपनी लाइवलीहुड
इंश्योर करते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि भाई इसको, एक तो ये इसका ये फायदा है कि भाई ये क्लाइमेट को भी, क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी डील कर लेते हैं। दूसरा ये है कि भाई ये भी इंश्योर करता है कि ट्राइबल्स कैन अर्न ए लाइवलीहुड विदाउट कॉजिंग द इन्वायरमेंट का हार्म, कि बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए अगर ट्राइबल को थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है तो ये अच्छी बात है, ताकि उनकी जो लाइफस्टाइल अच्छी हो सके, उनका जो डेली का जो खर्चा है वो निकल सके। यानी कि वो ये उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो बैम्बू लगाए और बैम्बू को प्रोडक्शन बढ़ाएं, ताकि लोगों को मतलब जो भी इसका यूज भी कर सके और उनकी इनकम भी हो सके, और प्लांटेशन वगैरह को ये इंकरेज भी किया जा रहा है इसके अंदर, ये बोला जा रहा है। और इसके अलावा एक चीज और भी बोला गया, जब COP14 जो हुई थी, यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन हुआ था, वहां पे ये डेजर्टिफिकेशन के बारे में बोला गया था कि मैं डेजर्ट वगैरह या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इशू है इसको डील करने के लिए हमें इस तरह के स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाता हूँ, क्वेश्चन ये बताना है आपको कि भी ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री में, सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन हमारी कंट्री के कौन से स्टेट में, टॉप 3 स्टेट आपको बताने, दोबारा बोल रहा हूँ, हमारी कंट्री में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये बताना है। टॉप 3 स्टेट के नाम आपको बताना है। एक हिंट मैंने जो आपको दिया है, थोड़ा उससे कंफ्यूज भी हो सकते हैं और वो फायदे भी हो सकते हैं। जैसे मोस्टली जो है वो स्टेट कौन सी है जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, नॉर्थ ईस्ट है, बट ध्यान से सुनो, जो ट्राइबल स्टेट है वो कोई और है, नॉर्थ ईस्ट से अलग है, ठीक है। तो एक बार सर्च करना, और या फिर पता है तो वेरी गुड, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज वन ऑफ द qualitative monetary policy tool to control the money supply in the economy. Monetary policy is controlled by RBI. इस क्वेश्चन के अंदर आपसे जो क्लियर कट जो आपसे पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी इकोनॉमी का ये क्वेश्चन बन के आ रहा है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट और इकोनॉमिक पोर्शन को अच्छे से पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे जो पूछा गया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है क्या, इसके बारे में बताना है। क्या ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये बोला गया कि ये जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये बोला जा रहा है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी है किसकी, आरबीआई की। आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये मॉनेटरी पॉलिसी है। तो दोनों स्टेटमेंट में सही कौन सा गलत कौन सा आपको ये पता करना है। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 2 ओनली, एंड थर्ड ऑप्शन इज बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। और लास्ट डी ऑप्शन में आपको पूछा जा रहा है कि नाइदर 1 nor 2, यानी कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि सही आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो है वो है बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया था कि ये क्या है, एक क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है, नहीं ये गलत हो गया। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई की भी है, बट ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव है, बस इतना सा डिफरेंस हो गया। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैटर, ये जो पॉलिसीज है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस यहाँ पे गलती हो गई इस क्वेश्चन में। अदरवाइज क्वेश्चन ऑलमोस्ट दोनों स्टेटमेंट सही थे। तो ये क्या है कि आरबीआई जब मार्केट में कैश फ्लो सिस्टम का, यानी कि कितनी करेंसी होनी चाहिए, उसका इनफ्लो आउटफ्लो को जब उसे मॉनिटर करना होता है, जब वो चाहती है रिसेशन आ जाता है, तो वो क्या करती है, मार्केट में करेंसी को इनफ्लो बढ़ा देती है। जब ऐसा लगता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो वो आउटफ्लो उसको करेंसी को रोकने के लिए अपने डिफरेंट मेजर्स लेती है। तो वो जो उसके जो स्टेप हैं, ये एक तरह से इसकी मॉनेटरी पॉलिसी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट यानी कि यहाँ पे हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू ये इसको मॉनिटर करती है, इस मतलब मार्केट को, इकोनॉमी को मॉनिटर करने के लिए पॉलिसी लेके आती है, मॉनेटरी पॉलिसी। और उसमें से एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन। ये लेकिन इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में जो था, क्वालिटेटिव ना होकर के क्वांटिटेटिव होना चाहिए था, ये गलती थी। यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर आपका हो गया सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द सोराई कोहार पेंटिंग कंसीडर द फॉलोइंग। सोरहाई खोआर जो पेंटिंग है, इससे रिलेटेड आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है। 4 स्टेटमेंट दे रखा है, चारों के स्टेटमेंट को पहले आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक बार रीडिंग कर लीजिए, और नीचे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, आपको ये चूज करना है। तो पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास बोला जा रहा है, द सोराई खोआर पेंटिंग इज स्पेसिफिक टू द जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये जो है सोराई खोवर पेंटिंग जो है, ये जो झारखंड के जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, स्पेसिफिकली वही होता है, ऐसा बोला जा रहा है। यानी कि
जमशेदपुर जो कि झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड है, ये आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट फीचर अ प्रोफ्यूजन ऑफ लाइन डॉट्स एनिमल फिगर एंड प्लांट्स ऑफन रिप्रेजेंटिंग रिलीजियस आइकनग्राफी। इस पेंटिंग के अंदर लाइन डॉट और जानवरों के बारे में, प्लांट के बारे में, इन सब चीजों को एक केवल रिलीजियस आइकॉन एक तरह से ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर ये बोला जा रहा है मतलब इस पेंटिंग की जो मेन फीचर है या जिस तरह से इसको बनाया जाता है उसके अंदर लाइन यूज किया जाता है, डॉट यूज किया जाता है, जानवरों को यूज किया जाता है, जानवर की जो पेंटिंग को यूज किया जाता है और प्लांट्स वगैरह ये सब चीजें इसमें शो की जाती है इस पेंटिंग के अंदर बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जाए इट इज अ ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक मूरल आर्ट बीइंग प्रैक्टिस बाय द लोकल ट्राइबल वुमेन। ये जो पेंटिंग है यहाँ की जो लोकल ट्राइबल वुमेन है वो बनाती है और जिसमें वो अपने ट्रेडिशन को, अपने रिचुअल्स को शो करती है इस पेंटिंग की तरह। मतलब ये एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है, वहाँ की ये ट्रेडिशन में है, वहाँ के रिचुअल्स क्या क्या हैं उन सबको एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ये पेंटिंग, ये बोला जाए। और ये जो प्रैक्टिस की जाती है, इस पेंटिंग को जो बनाया जाता है ये बनाते हैं झारखंड की जो ट्राइबल वुमेन है वो बनाते हैं, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ये सोराई खोवर पेंटिंग जो है, इट डज नॉट हैव अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। पहले तो ये समझ लेते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है। गवर्नमेंट या फिर इंडिया में जितने भी ऐसी चीजें हैं या कोई पेंटिंग हो गया या कुछ खाने की चीज हो गई या कोई भी ऐसे ह्यूमन मेड चीजें जो स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर बेस्ड है, तो उसको वहां पे ही सबसे ज्यादा होती है। तो उसको प्रमोट करने के लिए, वहां की लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, उस आर्ट फंक्शन को, उस आर्ट को या उस कला को या फिर उस रिचुअल्स को प्रमोट करने के लिए, उसके बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। और सपोर्ट कैसे करती है, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे देती है कि ये चीज यहीं की। जैसे आपने सुना होगा कि बनारसी साड़ी बोल देते हैं जैसे, या फिर आप बोले दार्जिलिंग की चाय बोल लीजिए, या कुछ इस तरह के जो होते हैं जो पर्टिकुलर उसी जगह मिलते हैं कोई पर्टिकुलर चीज, उसके बारे में उसे उस जगह का मतलब उस जगह को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑनरशिप दे दिया गया। एक तरफ से आप ये समझ लीजिए कि वो चीज वहीं बनेगी, इस चीज के बारे में रिप्रेजेंट करती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो आपको ये बताना है कि भाई ये चारों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यानी कि 1 और 2 यानी कि पहली 2 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, यानी कि थर्ड गलत है इसके अंदर, ये बोला जा रहा है। और थर्ड सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। और लास्ट डी में बोला जा रहा है कि चारों स्टेटमेंट यानी 1, 2, 3, 4 सब की सब सही है, यानी कि चारों ही सही है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है वो सही है, बाकी गलत है। अब गलती क्या है एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बोला गया था ये जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट झारखंड से बिलोंग करती है, ये गलत हो गया। ये जमशेदपुर से बिलोंग नहीं करती ये पेंटिंग बिलोंग करती है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड के अंदर है, वहां पे ये सोरवाई खोवर पेंटिंग वहां से बिलोंग करती है, ठीक है। और दूसरा आपसे बोला गया था कि भाई ये इसके अंदर डॉट, एनिमल और वहां की क्या नाम है रिलीजियस ट्रेडिशन वगैरह को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल सही है, ये बात एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, वहां की वुमेन इसके परफॉर्म करती है, इस पेंटिंग को प्रैक्टिस करती है, ये भी सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट जो था उसमें गलती ये हो गई थी कि जिसमें बोला गया था कि इसकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग नहीं दिया गया बल्कि दिया गया है, यानी कि इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसे शॉर्ट में जीआई टैग बोलते हैं, इसे जीआई टैग दिया गया है सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग भी दिया गया है और ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। बाकी जो स्टेटमेंट तक वुमेन इस पेंटिंग को करती है वो सही है। बाकी इस पेंटिंग के अंदर लाइन, डॉट और एनिमल पिक्चर, प्लांट वगैरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि जो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया, करेक्ट आंसर इसका सी हो गया, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये कि चैंपियंस पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। अभी रिसेंटली ये चैंपियन पोर्टल के बारे में चर्चा की गई थी न्यूज़पेपर के अंदर, काफी न्यूज में था। आपको ये बताना है कि भी ये है क्या, ये चैंपियन पोर्टल आखिर ये न्यूज में क्यों है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, चारों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल टू द पॉइंट है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, इकोनॉमी फॉलो करते हो, ठीक है, इकोनॉमी पोर्शन अगर न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो बहुत इजीली आंसर दे सकते हो। चारों ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। असिस्टेंट टू द माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उससे बारे में है ये।
कि भाई एमएसएमई जो है माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस उससे रिलेटेड है। बी में बोला जा रहा है आपसे कोविड-19 को रिकवर करने के लिए एक मतलब कह सकते हो कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट के बारे में है ये। सी में बोला जा रहा है कि प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए एक तरह से प्रोग्राम है ये। और डी में बोला जा रहा है आपसे कि फीमेल स्टूडेंट ट्रेनिंग इन द ट्राइबल एरिया जितना भी है हमारी कंट्री के अंदर, वहां पे फीमेल स्टूडेंट जो है यानी फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन जो है हमारी कंट्री में, उसको सपोर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, यानी कि ये असिस्टेंट है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, यानी कि हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का मतलब है कि माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जो उसकी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये पोर्टल को लॉन्च किया जिसका नाम है चैंपियन। और ये क्या करती है, ये जो एमएसएमई से रिलेटेड जितनी भी ग्रीवांसेस होती है उनको इंकरेज करना, उनको सपोर्ट करना, उसको हेल्प करना, इन सब चीजों के लिए पर्पस के लिए बनाया है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री के अंदर एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, उनको एक अच्छा एज देने के लिए ये सिस्टम क्रिएट किया गया है। ठीक है, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड से रिलेटेड आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। मैं बार बार यही आपसे कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो सबसे पहले ये चीज जरूर देख लो कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा, उसके बाद देख लीजिए स्टेटमेंट कितनी है, उस हिसाब से ही हो गया। फिर वन बाय वन स्टेटमेंट से पहले आप ये चेक कर लीजिए भी टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो जैसे ये टॉपिक आपको क्लियर कट पता लग गया कि भाई ये है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड से रिगार्डिंग ये मतलब ये टॉपिक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनाया गया है। अच्छा, अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट आपके पास ये है, इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारी कंट्री के अंदर, उसका ये जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में देख लेते हैं क्या है। इट इंप्लीमेंट द स्मॉल मीटर नेशन प्रोग्राम, ये हमारी कंट्री के अंदर स्मॉल नहीं है, स्मार्ट है, थोड़ा गलत पढ़ दिया मैंने। इट इंप्लीमेंट द स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, कि स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया हुआ, इसे इंप्लीमेंट करना इनका काम है। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट में बोला जा रहा है, ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है इन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए। करेक्ट आंसर है इसका बी, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देख लेते हैं अब क्या है। तो ये जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है, यानी कि EESL जो है, शॉर्ट में बोल सकते हैं, ये जो ज्वाइंट वेंचर है, और ये किसका है, ये है हमारी कंट्री के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसकी अंडरटेकिंग के अंदर है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में बोला गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर नहीं है, बल्कि ये किसके अंदर है, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है। पहली बात, पहले स्टेटमेंट में ये था। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया हाँ ये स्मार्ट मीटर और नेशनल प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए है, ये जिसे EESL बोल रहे हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि जो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट में गलती होगी, ये मिनिस्ट्री आपको गलत दे दी गई थी। अच्छा, मैं आपकी प्रिपरेशन चेक करने के लिए पूछना चाह रहा हूं कि आप बताइए दोनों मिनिस्ट्री के अभी करंट में मिनिस्टर कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर का भी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का भी, दोनों के मिनिस्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि आप सीरियसली इस वीडियो को यूटिलाइज कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ, अब इसमें ये बोला जाए कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसके बारे में हमें चेक करना है। पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, दो नहीं बल्कि यहाँ तीन स्टेटमेंट हो गए, तीनों को पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट को जिस तरह से आपके पास, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, कि इंडिया हमारी कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा दूध को प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। पहला स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है। दूसरा ये बोला जा रहा है कि इंपोर्ट ऑफ द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना इज बैंड इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर चाइना से दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको बैन कर दिया गया है हमारी कंट्री के गवर्नमेंट ने, कि बाहर से यानी कि चाइना से कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं आएगा। ये डिसीजन हमारी कंट्री में लिया जा चुका है।
नेक्स्ट बोला जा रहा है कि मेलामाइन जो है, मेलामाइन इज यूज्ड इन द अल्टरेशन ऑफ मिल्क, मिल्क की अल्टरनेशन के लिए हमारी कंट्री में मेलामाइन को यूज किया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपके पास ये तीन स्टेटमेंट के हिसाब से आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आइडेंटिफाई करना है हमें, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। तो ऑप्शन है हमारे पास ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, 1 और 2 बोला जा रहा है। बी में बोला जा रहा है आपका सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड और ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट, यानी कि ये जो मेलामाइन की बात की जा रही है, जो दूध में यूज किया जाता है उसको अडल्ट्रेशन के लिए, वो स्टेटमेंट सही है। अच्छा, सी में आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट, यानी कि जो मेलामाइन वाला ये स्टेटमेंट सही है सिर्फ। और डी में बोला जा रहा है कि 1, 2, 3 यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट क्या है आपको बताना है। तो आपने, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर इसका है डी, यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही है। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं क्या है। हाँ, इंडिया के बारे में जो बोला जा रहा था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बिल्कुल सही बात है। हमारी कंट्री यानी कि भारत, इंडिया सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाली कंट्री है। पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला जा रहा था कि फूड एंड जो ये बोला जा रहा है कि चाइना से जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको बैन कर दिया गया। हाँ, बिल्कुल बैन कर दिया। 2008 में ये डिसीजन लिया गया था, सितंबर 2008 में डिसीजन लिया गया था। और हमारी कंट्री के अंदर फूड या फिर खाने पीने की चीजों से रिलेटेड जो अथॉरिटी है जो इन सब चीजों पर निगरानी करती है उसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारी कंट्री में डील करती है। ये हमारी कंट्री के अंदर जितने भी मतलब खाने पीने से रिलेटेड प्रोडक्ट है उस पर निगरानी, उसके स्टैंडर्ड को चेक करने का काम ये इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री के अंदर ये काम करती है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था और जो भी इसका आज के टाइम पे इसके हेड कौन है इसके बारे में मुझे बताइए। विद रेफरेंस टू द साल्ट फॉरेस्ट टोर्टोई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि हमारी कंट्री के अंदर जो है साल्ट फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है टोर्टाई से रिलेटेड जो साल्ट फॉरेस्ट है उसके बारे में आपको बताना है कि क्या चीज सही है। तो दो चीजें आपके पास दी गई है, यानी दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया, यानी कि ये साल टोर्टाई फॉरेस्ट टोर्टाइज जो है ये सिर्फ हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में ही पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट आपको बोला जा रहा है इट इज लिस्टेड एज वनरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज, यानी कि IUCN की जो थ्रेटेंड स्पीसीज की लिस्ट के अंदर, रेड लिस्ट के अंदर इस स्पीसीज को डाला गया है, ऐसा बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो करेक्ट क्या है आंसर आपको बताना है इस ऑप्शन के रूप में, इस ऑप्शन के फॉर्म में या आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है आपके पास कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है ये एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए अब आंसर को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। गलत क्यों है अब उसको जान लेते हैं। ये साल्ट फॉरेस्ट टोर्टाई जो है जो बोला जा रहा है सिर्फ हमारी कंट्री में ही पाया जाता है, नहीं जी ऐसा नहीं है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ईस्टर्न एज वेल एज नॉर्दर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, हैंड स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। यानी कि इंडिया के अलावा इंडिया के जो नॉर्दर्न जो पार्ट है वहां पर और एशिया का जो साउथ ईस्ट एशिया है सारी जगह पर ये साल्ट फॉरेस्ट टोर्टाइज पाए जाते हैं। पहली बात ये है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इंडिया के अलावा जो एशिया के बाकी जो जगह है साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां पे और दूसरी कंट्री में भी ये पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे बोला गया था कि भी ये रेड लिस्ट की गई है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, इसे थ्रेटन स्पीच के अंदर डाला गया है जो कि क्रिटिकल डेंजर कैटेगरी के अंदर है। नहीं भाई ये भी गलत हो गया, ये क्रिटिकली डेंजर नहीं बल्कि क्रिटिकली इन डेंजर कैटेगरी में डाला गया। जैसे आपसे स्टेटमेंट में बोला गया था ये किसी नहीं वनरेबल कैटेगरी के अंदर डाला गया, वनरेबल कैटेगरी के अंदर ना डाल के इसको डाला गया है क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इस स्पीसीज को डाला गया है। यानी कि अब ये स्पीसीज काफी कम हो गए हैं अर्थ के ऊपर हमारे प्लैनेट से, ऐसा बोला जा रहा है। यानी कि जो आपके पास जो स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट जो दोनों ही गलत हो गए, यानी कि ऑप्शन जो आपके पास सही है वो है डी नाइदर 1 नॉट 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आंसर गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये साइंस का है, जनरल साइंस का एक क्वेश्चन हो गया आजकल काफी न्यूज में, इस वजह से आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में 3 स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है सही स्टेटमेंट कौन सा, ये नहीं गलत बताना है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। ये गलती हो जाती है अक्सर एग्जाम में कि हमें टॉपिक, जब हमारी फेवरेट टॉपिक जब हमें मिल जाता है तो हमें लगता है अरे वाह बड़ा अच्छा है, सारे सही है जल्दी लिए होने लग जाता है। तो ये गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है नॉट करेक्ट, इसको जरूर आइडेंटिफाई करिएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि भाई एग्जाम में अपेयर होने से पहले इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए ताकि आपसे गलती ना हो। चलो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी रे अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। यानी कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज कर सकते हो और क्लासिफाई कर सकते हो। उसे 3 तरह की कैटेगरी में, UV1, UVA, UVB और UVC। UV का मतलब है अल्ट्रावायलेट, ठीक है। इसे 3 कैटेगरी में से क्लासिफाई किया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है UV यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज मोर पावरफुल हार्मफुल when wavelength is longer। यानी वेवलेंथ जब बहुत लंबी होगी, लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है वो ज्यादा हार्मफुल होती है, ऐसा बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि अल्ट्रावायलेट सी इज नॉट अब्सॉर्ब बाय द अर्थ एटमोस्फेयर। हमारा जो प्लानेट है, प्लानेट के ऊपर जो ये जो अल्ट्रावायलेट सी कैटेगरी के जो हैं, इसे हम क्या नाम है, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपको गलत स्टेटमेंट क्या है, इसमें गलत स्टेटमेंट कौन कौन से हैं आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से, ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बी यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है, सी में बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं आपके, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि 1 2 3 यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी, ये तीनों के तीनों सारे के सारे गलत स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके लिए क्वेश्चन के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए एक बार, देख लेते हैं आप करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो मतलब करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है आपके लिए। यानी कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर हो गया वो हो गया सी। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ये दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है। फर्स्ट सही है, यानी कि हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं तीनों के अंदर। हमें गलत स्टेटमेंट बताना है तो ये दोनों गलत स्टेटमेंट है। क्यों है गलत, अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट तो क्लियर हो गया होगा कि भाई ये सही है, ठीक है। सेकंड में जो बोला गया कि भाई जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली जो होती है वो हार्मफुल होते हैं, ऐसा नहीं है। जो कि शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो होती है, जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, छोटी होती है, वो ज्यादा हार्मफुल या वो ज्यादा डेंजरस वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है ये। और थर्ड जो आपसे बोला गया कि UVC आर द कंप्लीटली ऑब्जर्व बाय द अर्थ एटमोस्फेयर एंड डजंट रीच द अर्थ सरफेस, ऐसा नहीं है भाई, सारा अगर ऑब्जर्व नहीं कर पाती, क्योंकि आप लोगों को भी पता लगा होगा अंटार्कटिका के पास जो है उधर एक होल हो गया है हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में, जहां से कुछ कुछ जो है ये अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट हमारे सरफेस पे प्लानिट के सरफेस पे आ जाता है। तो यानी कि कंप्लीटली इसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रही, मतलब मेजोरिटी पार्ट यानी कि मैक्सिमम पार्ट ऑब्जर्व कर लेती है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह जाता है, यानी कि कंप्लीट ऑब्जर्व नहीं कर पाती है अल्ट्रावायलेट सी को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया, करेक्ट आंसर आपका सी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, यही हमारा आंसर है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही था, इसके अंदर हमें गलत बताना तो गलत सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ई नेम। अब ई नेम काफी न्यूज में चल रहा है आजकल, काफी न्यूज में, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कह सकते हो ये, और जब से हमारा जो बजट आया तब से ये चीज जो है काफी न्यूज में चल रहा है। और जब भी आप क्या नाम है न्यूज़पेपर का जब बिजनेस पोर्शन या फिर आप यूं कहें कि इकोनॉमिक पोर्शन या एग्रीकल्चर पोर्शन, इस पे ध्यान अगर आप डालते हैं न्यूज़पेपर में तो ये अक्सर न्यूज में भी आता ही रहता है, इसलिए क्वेश्चन तो मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट की जो ये टारगेट है कि फार्मर की इनकम डबल करना है, तो वहां पे भी ये चीजें काफी चांसेस है कि आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमें ये बताना है, चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। इट हैज एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज से रिलेटेड एक मार्केट फॉर्म करती है ये ई नेम, ये बोला जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि ये स्मॉल फार्मर और एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है हमारी कंट्री के अंदर कंसोर्टिज्म
जो है हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि अब जो शॉर्ट में बोल सकते हैं SFAC जो है ये इंप्लीमेंट करती है हमारी कंट्री के अंदर ई नेम को। तो आपको ये बताना है कि भाई ये स्टेटमेंट सही कौन सा है। आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है, A 1 ओनली यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, B यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, और C में बोला जा रहा है कि भाई ये दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि भाई फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है दोनों गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका, आपको अटेम्प्ट करना है। आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। तो करेक्ट आंसर इसका सी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट यानी कि 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है ये ई नेम जो है, इसे लॉन्च किया है जो हमारी इंप्लीमेंट करती है वो है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टिज्म ने इसे लॉन्च किया हुआ है। ये इसकी लीडिंग एजेंसी है जो इसे हमारी कंट्री में लॉन्च या इंप्लीमेंट कर रही है। चलो ये तो हो गया इसका। अच्छा, आप ई नेम के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि भाई ई नेम है क्या। ये क्या करती है, जो हमारी कंट्री में जो किसान हैं, फार्मर हैं, उनको अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक फैसिलिटी देती है जिसका नाम दिया गया है, शॉर्ट में बोला जाता है वन नेशन वन मार्केट। ये एक ऐप है जहां पे क्या होता है कि डायरेक्ट जो फार्मर है कंज्यूमर से जुड़ सकता है जिस प्रोडक्ट को या जिस चीज को सेल करना चाहता है, और जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट जुड़ जाता है फार्मर से, ताकि वो बीच में जो बिचौलिए कह लीजिए, जो मिडिल मैन है, जो फार्मर की इनकम को मेजर पोर्शन जो लोग हड़प जाते थे, कहने का मतलब है उसको ले लेते थे, या फिर यूं कहे कि हमें एज ए कंज्यूमर किसी भी चीज का जो प्राइस कम मिलता, मतलब बहुत ज्यादा पे करना पड़ता था किसी सर्विस के लिए, अब हमारे लिए भी बेनिफिट है कि हमें प्राइस कम करना पड़ेगा, और फार्मर के लिए भी ये कि जो उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो फार्मर को मिल सके। क्योंकि असली जो मेहनत होती है प्रोडक्ट के ऊपर या किसी खाने पीने की चीज के ऊपर, जो खेती के ऊपर किसका होता है, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं फार्मर। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि फार्मर को सारा बेनिफिट मिले, बीच के जो मिडल में ना वो उनका बेनिफिट ले जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए, यानी कि फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए ये चीज, यानी कि वन नेशन वन मार्केट को लॉन्च किया गया ई नेम के रूप में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए है एक और स्कीम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। स्कीम है आपका अटल पेंशन योजना। तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, अगर उसको एक लिस्ट बना लीजिए, 1 बाय 1 सबको रिवाइज कर लीजिए, तो आपके लिए काफी प्रिपरेशन को काफी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे। ये जनरल स्टडीज का भी पोर्शन हो गया, करंट अफेयर का भी पोर्शन होगा कि रिसेंटली कौन सा न्यूज है। और कई बार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स डील करने के लिए आपको बताया जाता है कि भाई इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए गए हैं। तो इसके पीछे भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट आजकल कौन से प्रोग्राम या इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को, प्रॉब्लम को डील करने के लिए। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो ये सब चीजों को आपको स्कैन करना आना चाहिए, वहां से पॉइंट आउट करना चाहिए, उस चीज के नोट्स बनाने आपको आने चाहिए। इसलिए अब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, इसलिए मैं ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आता हूं। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोला जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है इसके बारे में बताना है। 3 स्टेटमेंट है आपके पास, नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसके अंदर आपको ये बताना है, सही स्टेटमेंट ढूंढना है 3 स्टेटमेंट से। चलिए पढ़ते हैं। It addresses old age income security among all worker in the organized sector. Organized sector जो है उसके अंदर जो ओल्ड एज में जो लोग जाएंगे तो उनकी इनकम की सिक्योरिटी के लिए कि जब वो रिटायर हो जाएंगे, जब उनके पास पैसा नहीं होगा, यानी कि वृद्ध हो जाएंगे, ओल्ड एज में होंगे, तब उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके, उनको एक इनकम मिल सके, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन कर सके, अच्छे से जीवन यापन कर सके। तो उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज ओपन टू ऑल द बैंक अकाउंट होल्डर हु आर नॉट मेंबर ऑफ एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर कोई भी इंसान जिसके पास अकाउंट है, अकाउंट होल्डर है, और वो किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इनरोल नहीं है, तो उसके लिए ये ओपन है, कोई भी आकर के इसमें एनरोल करवा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है सेकंड, यानी कि इसमें अटल पेंशन योजना के ऊपर। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हमारी कंट्री के अंदर जो पेंशन से रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी कि ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है, इस पे ध्यान रखती है, या इस पे रिलेटेड काम करती है, यानी कि इसका सारा जिम्मेदारी इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है। सेकंड ऑप्शन यानी कि सेकंड बी ऑप्शन में आपसे बोला जाए, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो सही है।
और थर्ड में बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही है। और डी में बोला जा रहा है कि नहीं भाई सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट है वही सही है। तो सही क्या है, करेक्ट क्या है, आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती क्या होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज के। और ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को तो ऑलरेडी पेंशन यानी कि कुछ न क्या, जैसे पुराने जो अगर कोई एम्प्लॉई हैं उनको तो भाई पेंशन वगैरह मिलेगी, और जो नए हैं जो रिसेंटली ज्वाइन किया 2004 के बाद जिनकी जो अपॉइंटमेंट है उन बेचारों को एनपीएस पेंशन तो नहीं मिलेगा, पर उसको एनपीएस स्कीम में डाला गया हुआ है इन लोगों को। अच्छा अब बात कर लेते हैं जो अटल पेंशन योजना की तरफ। तो भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं है ये, तो सबसे पहले क्या हुआ किसके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये गलती हो गई थी, यानी कि 2015 में से लॉन्च किया गया था ओल्ड एज में जो इनकम या एक तरह से पेंशन मिल सके लोगों के लिए, और जो क्या नाम है पुअर कंडीशन में है, उनकी पुअर कंडीशन में है उनको एक लाइवलीहुड अच्छा मिल सके, इसलिए उसको ये स्कीम लॉन्च किया गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अच्छा यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, और इसे लॉन्च किया था 2015 में। अच्छा सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया था कि भी ये सब हर एक बैंक में जिसके पास भी अकाउंट होल्डर है सबके लिए ओपन है, कोई भी इसको कर सकता है, बट मेन चीज का ध्यान रखनी है कि इससे पहले वो किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एनरोल नहीं है, ठीक है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड में बोला गया जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इसको मॉनिटर करती है, वो इसे एडमिनिस्ट्रेट करती है, वो इसको इंप्लीमेंट करने का काम करती है, ये भी सही है। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये पेंशन फंड रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी है क्या, ये इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, कब इसे एस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेड कौन है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आखिर है क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए है with reference to the central insecticide board consider the following statement, यानी कि आपके पास जो कीटनाशक है जिसे इंसेक्टिसाइड जो होता है, यानी कि जो कीट पतंग ये कीटनाशक जो होता है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि इससे रिलेटेड जो बोर्ड है हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड जो है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे बोला जा रहा है आपसे विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपको ये बताना है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है आपके पास। ए फर्स्ट सही है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट सही है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है, और डी में बोला जा रहा है आपके पास यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं। तो सही क्या है एक बार अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। तो आंसर है इसका डी, यानी कि नाइदर वन नॉट टू, यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है चलो आप समझ लेते हैं। तो ये सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड की बात करिए, एक स्ट्रेटेजी बोर्ड भी है हमारी कंट्री के अंदर, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है। ये यहाँ पे गलती होगी, यानी कि मिनिस्ट्री क्या है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ इसकी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ये आता है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा दूसरा आपसे जो बोला गया था कि भाई ये दूसरा स्टेटमेंट यहीं पर पढ़ लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था जो ये क्या करती है, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है। अच्छा ये शायद हमने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था ना, स्टेटमेंट हम पढ़ना भूल गए थे शायद। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे ये बोला जा रहा था कि ये स्ट्रेटेजी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के बीच के द्वारा ये मॉनिटर की जा रही है, ये उसके अंदर आती है, जबकि ऐसा नहीं है, ये इसके अंदर नहीं आती। ये किसके अंदर आती है, ये आती है आपकी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है। अच्छा कई बार आपने ये देखा होगा ये जो दोनों मिनिस्ट्री है कई बार कंट्राडिक्ट होता है, समझ में नहीं आता कई बार। जैसे आप अगर किसी भी खाद वगैरह से रिलेटेड कोई बात करें, ठीक है, खाद वगैरह वाले, तो वो कई बार लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आनी चाहिए खाद या पेस्टिसाइड की बात करें, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो किसके अंदर आ जाती है, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की। यानी कि आपको थोड़ा सा ना दोनों मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर और दूसरी जो मिनिस्ट्री है ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना, क्या कौन इनके हेड है और दोनों के काम क्या क्या है। फंक्शन में कई बार कंट्राडिक्ट हो जाता है, इसलिए आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि ये क्या करती है, इंपोर्ट करती है और मैन्युफैक्चर करती है इंसेक्टिसाइड्स, रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये बोर्ड डिसाइड करती है, ऐसा बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका डी है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट में ये जो गलती ये है कि मिनिस्ट्री गलत दे दिया गया था आपसे, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है, पहली बात। दूसरी बात जो आपसे बोला गया तो ये क्या करती है, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर करती है, यानी इंसेक्टिसाइड्स ये मैन्युफैक्चर करती है और उसके बाद इसे इंपोर्ट करती है। तो ये जो किसके अंदर आती है, ये आती है, ये काम हर कोई नहीं कर सकता। इस काम के लिए क्या जरूरत है,
कि रजिस्टर्ड कमिटीज है सिर्फ वही ये काम कर सकती है। और ये क्यों ऐसा कर सकती है? हमारी कंट्री के अंदर इंटरसाइड्स एक्ट है 1968 का, उसके अंडर ये प्रोविजन है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर की। और शाम को आपको मालूम ही है करंट अफेयर के अलावा आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है उसके आंसर जरूर बताना। और भी कोई सजेशन है वीडियो को इंप्रूव करने के लिए, या कुछ आप चाहते हैं कि कुछ चेंजेस आना चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके लाइव क्लास की।